आसरा आईजीएल फाउंडेशन के अंतर्गत में हम ये पूरे फार्म चला रहे हैं। 75 गोवंश है, अलग अलग प्रकार की गोवंश को रखा हुआ है। जो चावल की खेती होती है उस आधार पे हम लोग गो आधारित खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। यहाँ पर गिर है, अच्छा, ये राठी है, ये थारपरकर है जी, और हमारी स्थानीय नस्ल जो है ये डांगी है। तो ये जंगलों में पहाड़ों में चढ़ जाएगी, तो पंचगव्य में इसके गव्यों का उपयोग अच्छा माना गया है। एग्रो टूरिज्म से जोड़ दिया है उसको। तो यहाँ पर लोग आते हैं, बुकिंग करके आते हैं। यहाँ पर हम उनको घी में खाना खिलाते हैं। आज 14 साल से मैं वहाँ से गाय लाने का काम करता था, तो 14 साल से हम लोग दूध का व्यवसाय भी कर रहे हैं। हम गिर पालते हैं, सहीवाल पालते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बछड़ी पैदा हो। मगर डांगी पालेंगे, खिल्लार पालेंगे, अपने महाराष्ट्र की जो लोकल ब्रीड पालेंगे, तो दुआ करते हैं कि हमको बछड़ा पैदा हो। असली मक्खन जो है जिसका आरपीएम हमने हाथ की स्पीड से सेट किया हुआ है। ऐसा ही हम लोग यहाँ पर पनीर भी बनाते हैं, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट भी बनाते हैं। मुंबई जिसको सपनों की नगरी कहा जाता है और अर्थव्यवस्था की राजधानी बताया जाता है, आज हम वहां पर हैं और नेरल में हैं। इसको एक हिल स्टेशन के रूप में तैयार किया गया है। एक घाटी है, यहाँ पर जब बारिश होती है तो होती ही रहती है। लोग यहाँ फार्म हाउस का आनंद लेने आते हैं और भीड़ भाड़ वाली जो जिंदगी होती है उससे थोड़ा शांति पाने आते हैं। आज हम हैं आसरा आईजीएल फाउंडेशन की एक यूनिट पर। यहाँ पर देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन पर काम हो रहा है। हमारे साथ जो यहाँ का संचालन कर रहे हैं योगेश जी, वो मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे कि कैसे यहाँ पर काम हो रहा है, कैसे जो मुंबई जिसको सपनों की नगरी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था की राजधानी बोलते हैं, वहाँ के लोगों को जो स्ट्रेस भरी वाली जिंदगी है उससे निजात देने के लिए कैसे गायों से जोड़ रहे हैं, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और जैविक खेती से जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, क्या पूरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का? आपने फार्म स्टे बना रखा है, एग्रो टूरिज्म का आपने काफ़ी फोकस किया हुआ है, मड हाउस आपने बनाया हुआ है, तो ये क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये आसरा आईजीएल फाउंडेशन के अंतर्गत में हम ये पूरे फार्म चला रहे हैं। यहाँ पर जो है करीब हमारे पास 75 गोवंश है और 6 प्रकार की यहाँ पर ब्रीड है। यहाँ पर थारपरकर है, हमारी स्थानीय नस्ल जो है डांगी है, अपनी लाल कंदारी है, फिर गिर है, सहीवाल है, थारपरकर है और राठी है। तो ऐसे हम यहाँ पर 6 ब्रीड पे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे यहाँ पर शहर के नज़दीक लोग घूमने के लिए महाबलेश्वर जाते हैं, अलग अलग जगह पे दूर वाले स्थान पे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर माथेरन हिल स्टेशन करके है हमारे शहर के पास, मुंबई से करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ट्रेन में 1 से 1.5 घंटे में लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और स्टेशन से जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि अलग अलग प्रकार की गोवंश को रखा हुआ है और उस गोवंश के थ्रू कैसे गो आधारित खेती हम कर सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हम बना सकते हैं, तो उस विषय पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर करीब 38 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पर 500 नारियल के पेड़ है, 250 हापूस आम के पेड़ है, 1000 केला है, 150 ड्रमस्टिक के पेड़ है। तो उन सब पौधों के लिए हमको खादों की आवश्यकता लगती थी। इसके लिए गोपालन करके हम उस गोबर से कंपोस्ट खाद बना के वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर चावल की खेती करते हैं, जो हमारी स्थानीय जो वैरायटी है यहाँ पर जो चावल की खेती होती है उस आधार पे हम लोग गो आधारित खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। तो गायों का उपयोग हमने खेती के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल। फिर जो गोबर निकलता है उससे हम लोगों ने गोकास्ट बनाया। वो गोकास्ट का उपयोग हम लोग ईंधन के लिए और शवदाह संस्कार के लिए उपयोग करते हैं। यानी सारा काम गाय से हो रहा है। गाय से अर्थव्यवस्था, गाय से आर्थिक जो मदद है लोगों को वो मिल रही है। तो गाय की बात करते हैं। आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी नस्ल की गाय हैं? और यहाँ पर गिर है, अच्छा, ये राठी है, ये थारपरकर है जी, और हमारी स्थानीय नस्ल जो है ये डांगी है। डांगी तो हमारी यहाँ महाराष्ट्र की कोकण बेल्ट में ये पाई जाती है जी। तो हम लोग को डांगी के विषय पे कोई लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं जी। इसके लिए हम लोग डांगी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका जो रंग होता है वो ऐसा ही होता है? हाँ, ऐसे ही होता है, सेम पैटर्न होता है इसमें। तो वाइट और ब्लैक स्पॉट होता है यहाँ पर। और अधिक वर्षा ऋतु के स्थान पे ये गोमाता आराम से सस्टेनेबल जी सकती है वहाँ पर, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सुंदर। और ये जंगलों में पहाड़ों में चढ़ जाएगी, अलग अलग जड़ी बूटियाँ ये खाकर आती है। तो पंचगव्य में इसके गव्यों का उपयोग अच्छा माना गया है। खिल्लार नस्ल तो हमने देखी है, महाराष्ट्र की फेमस है, बहुत अच्छी तरीके से दौड़ती है, उसको बैलों के तौर पे भी यूज करते हैं जी। बहुत सुंदर। तो इसलिए हम डांगी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इसका जो गोबर निकलता है, फिर उस गोबर का उपयोग हम लोग ईंटें बनाने के लिए किए। इन ईंटों से हमने यहाँ पर 10 रूम बनाए हैं, आपको आके दिखाएंगे। वो 10 रूम पे फिर हम लोग यहाँ पर एग्रो टूरिज्म से जोड़ दिया है उसको। तो यहाँ पर लोग आते हैं, बुकिंग करके आते हैं। यहाँ पर हम उनको घी में खाना खिलाते हैं, हम उनको यहाँ पर छाछ पिलाते हैं, मक्खन कैसे होता है वो दिखाते हैं, घी कैसे बनता है बिलोना मेथड से वो चीज़ दिखाते हैं, गो आधारित खेती कैसे होती है वो दिखाते हैं, गायों के साथ रहने से स्ट्रेस कैसे दूर होता है वो सारी चीज़ें उनको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर हमने स्विमिंग पूल भी बनाया है ताकि लोग आए तो स्विमिंग पूल में भी रह सके। फिर हमने क्रिकेट टर्फ भी बनाया है, तो बच्चे उसमें भी आके एंजॉय करते हैं।
तो मतलब आधुनिकता के साथ साथ हम लोग ने यहाँ पर अपनी संस्कृति को भी जोड़ दिया, ताकि जो लोग आए जो रिसोर्ट में जाने का प्लान करते हैं तो वो बच्चों को यहाँ पर लाते हैं, उनका रिसोर्ट का भी प्लान हो जाता है और साथ साथ में वो यहाँ से ज्ञान लेकर के जाते हैं। गाय की बात करूं, गिर गुजरात की है। हाँ। और नेटिव है वहाँ की, थारपारकर राजस्थान से आती है। तो आपने ये सब गाय को यहाँ पर रखने का आपका उद्देश्य क्या था और कैसे लेकर आए? क्योंकि अक्सर जब हम गाय लेने जाते हैं तो बड़ी समस्याएं आती हैं, लोगों को सही गाय नहीं मिलती, सही लोग नहीं मिलते, या आप कैसे मतलब किन लोगों से जुड़े या पूरा एक लॉट लेकर आए, कैसे लेकर आए? जी देखिए, मैं लास्ट 14 साल से गौ माता के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो हम लोग राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सब स्टेट में मैं घुमा हूँ। तो लास्ट 14 साल से मैं वहाँ से गाय लाने का काम करता था। तो 14 साल से हम लोग दूध का व्यवसाय भी कर रहे हैं। तो वहाँ से हम गाय लेकर के आए और इसमें से कुछ गोमाता जो है वो स्लाउटर हाउस से हम लोग ने लेकर आए। अच्छा। कि कोई गौशाला ऐसी हो जाती है कि वो सब गायों का लोट निकाल देते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनका भैया भाग जाता है या उनका दूध की बिक्री नहीं होती है। तो वैसे ही हम घूम करके जहाँ हमको लगी कि हाँ ये गोमाता अच्छी है, इस पर अच्छा काम करना चाहिए, तो उन गोमाताओं को हमने एक एक करके ऐसा लेके आया। तो जब भी जाके यहाँ पर 6 से 7 ब्रीड हो गई। तो अलग अलग स्थान पे जहाँ पर जो कोई परेशान होकर गाय छोड़ देता है या बेचने जाता है तो उन गायों को भी हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं जो अच्छी ब्रीड की होगी, और उस पर फिर आगे जाके हम नस्ल सुधार पे काम कर पा रहे हैं। ऐसा। अच्छा, नस्ल सुधार की बात करें, आजकल काफ़ी सारी तकनीक आ गई है, लोग AI यूज़ कर रहे हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज़ कर रहे हैं, ETT आ गया है, ETT पे भी बहुत काम हो रहा है, सरकार बहुत प्रेशर दे रही है क्योंकि वाइट रिवोल्यूशन 2 यानी श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। देश में दूध की खपत ज़्यादा है, दूध की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? नई तकनीक में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? क्या नंदी से ही क्रॉस कराते हैं, मीटिंग कराते हैं, या आपने कुछ और भी AI भी यूज़ कर रहे हैं? देखिए, हमने यहाँ पर हमारे पास जो ब्रीड की गाय है वो ब्रीड का नंदी है हमारे पास। अच्छा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो गाय की ब्रीड है वो गाय का नंदी हम पहले लेकर आते हैं, और हमने छोटे से नंदी को लेकर आया था। ये जो भी हमने लेकर आया 1 साल का लेकर आया। अच्छा। और उसको संस्कारित करते हैं, उसे अच्छा खाना देना। ये भी डांगी नस्ल का नंदी है? ये डांगी नस्ल का नंदी है, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेके आया गया है। अरे वाह। और इसके पूरे 7 पीढ़ी का पेडिग्री रिपोर्ट है हमारे पास। तो इससे अभी हमारी 4 गोमाता जो है गर्भ धारण कर चुकी है। अरे वाह। तो इससे जो आने वाली संतान है उसका हमको डिटेल पता है कि वो कितना दूध देगी और किस प्रकार से पैदा होगी। तो उसके लिए हम लोग सब नेचुरली ही यहाँ पर मेटिंग कराते हैं, हम AI का यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर। मोस्टली गाय को एक ही सुख है, ये जो सुख है वो नंदी के द्वारा उसको मिलना चाहिए, ऐसा हमारा भाव है। इसके लिए हम लोग ने पहले यहाँ पर नंदी लाया है। और क्या होता है AI में कि बहुत सी गोमाता ऐसी होती है जिनका साइलेंट हिट होता है। जी। साइलेंट हिट होने के कारण जो गोपालक है उसको पता ही नहीं चलता है कि ये गाय माता हिट पे आ चुकी है। ये बड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, आजकल तो लोग silent AI hit भी होता सही है। से नहीं करा पा हाँ। रहे हैं क्योंकि अक्सर ये गौपालक को नहीं पता रहता है कि कब एग्जैक्ट टाइम पे हाँ। AI करवाना है जी। या फिर। और जो डॉक्टर है वो भी समर्पित भाव का व्यक्ति होना चाहिए। अगर जो वो नाइट्रोजन फिलअप नहीं करेगा तो जो उसके स्पर्म्स काउंट है वो मरी हुए अवस्था में और होता है। आजकल डुप्लीकेसी बहुत चल रही है, हाँ। आपको बताएगा नहीं, कुछ पेडिग्री का रिकॉर्ड नहीं होगा। जी, जी। किसान को ही बड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि तो जो भी सीमन आप ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर सब चीजें डिटेल में देखें। तो ये सारी दिक्कतें आती है। इसके लिए हमको लगता है कि सबसे अच्छा और सरल विधि जो है नंदी के द्वारा ही वो होता है। तो जो नंदी महाराज गोमाता के साथ में रहते हैं तो उनको पता है कि परफेक्ट समय कौन सा है गर्भ धारण कराने का। तो उस समय पे वो करते हैं। हमको वो ज्ञान नहीं कि गाय कभी हिट पे आई, बहुत सुंदर उसके बात बहुत कही चीज़ें को ध्यान रखनी पड़ती है। तो AI इसके लिए ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है, और गाय और जो गोपालक है वो फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो गोमाता को निकालना शुरू करता है। तो इसके लिए सबसे पहले नंदी जी होना बहुत ज़रूरी है। नंदी अगर होगा तो ही आपकी गौशाला जो है, अभी हमारा साल में 1 बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पर। तो यहाँ का खान पान और गौमाता चरने जाती है और नंदी महाराज उनके साथ में रहते हैं, तो परफेक्ट मीटिंग उनका हो जाता है। तो गायों को भी दिक्कत नहीं आती है और हम लोगों को भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो उनका जो काम है उनको उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे पास अच्छे नंदी की व्यवस्था नहीं होगी तो ही AI पे जाना चाहिए। मगर AI पे जाने के पहले हमारे पास अच्छा अनुभवी डॉक्टर होना चाहिए जो समर्पित भाव का हो, जो गायों के प्रति उसके मन में श्रद्धा हो। एज अ बिजनेस के तौर पे नहीं करे तो वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे हम लोग AI में भी। जी। तो वो अवस्था होनी चाहिए। आसपास के क्षेत्र की अगर बात करें, जब आप लोग यहाँ पर आए थे तो लोगों में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? लोग जागरूक हो रहे हैं देसी गायों के प्रति? आपको क्या लगता है? अभी जैसे देश इस में गांव क्रांति सी चली है, हाँ, गाय पे बात हो रही है। ये इस गांव में अभी हम लोगों ने 5 गौ माता दी है अलग अलग किसानों को। तो अभी यहाँ पर देसी गाय क्या होती है वो तो इतना उनको पता ही नहीं था। उनके जो लोकल ब्रीड हुआ करती थी, छोटी छोटी हुआ करती थी, दूध नहीं देती, उनको इतना ज्ञान नहीं था। तो अभी यहाँ गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, वो देखते हैं कि एक गौ माता दिन में 10 लीटर तक दूध दे सकती है। तो वो हम सस्टेनेबल तरीके से उसको संभाल सकते हैं। यहाँ पर हर एक छोटा किसान होता है, उसके पास 1 एकड़ तो ज़मीन होती है। तो जब वो चावल निकालता है तो उसका वेस्टेज गौ माता खा के जा सकती है। आसपास चराने के लिए बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो यहाँ के किसान वो गोपालन कर सकते हैं अच्छे से। अभी उनको वो समझ में आ रहा है।
तो अभी एक एक करके 5 किसानों को हमने गौमाता दी है, गिर गाय दी है उनको, तो वो पाल रहे हैं उसको। और अभी हमारी जो स्थानीय नस्ल है वो अभी जैसे बढ़ेगी, जैसे दूध देगी, तो उसको देख करके डांगी के ऊपर भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये गाय भी दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि देखिए, अगर हम गिर पालते हैं, सहीवाल पालते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बछड़ी पैदा हो। मगर डांगी पालेंगे, खिल्लार पालेंगे, अपने महाराष्ट्र की जो लोकल ब्रीड पालेंगे, तो वो दुआ करते हैं कि हमको बछड़ा पैदा हो, क्योंकि वो इतना फौलादी है, इतना फौलादी है शक्तिशाली और इसकी मार्केट में डिमांड है। क्योंकि छोटा जो किसान होता है वो बड़ा ट्रैक्टर लगा के खेती नहीं कर सकता है, मगर ये जो रंदी है ये वजन ढोने का काम करता है, ये खेती में काम कर लेता है। तो छोटे जो किसान है वो खेती के लिए इनका उपयोग करते हैं और वजन उठाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो जो महाराष्ट्र की ब्रीड है वो बेल उत्पादन की जाती है, दूध उत्पादन की जाती नहीं है। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में खेती अच्छा होता है, तो ईश्वर ने हमको अन्न अच्छा दिया है। तो जिस क्षेत्र में अन्न की उत्पादन ज़्यादा होती है उस क्षेत्र में दूध कम होगा, मगर बेल बहुत मजबूत होंगे। तो यहाँ के जो किसान है वो दुआ करते हैं कि बेल पैदा हो। तो महाराष्ट्र की ब्रीड पालने का एक ये फ़ायदा है कि अगर बेल भी हुआ तो उसको कोई दुख नहीं, अगर बछड़ी भी हुई तो भी उसको कोई दुख नहीं। ये हमारे भाऊ है, राजू भाऊ। जैसे अभी हमारी एक टीम है कि मार्केटिंग के लिए हमको सपोर्ट करती है, वैसे ही गांव में किस तरह से खेती की जा सकती है उसका मूल तत्व क्या है। तो ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हमारे राजू भाऊ है, ये हमारे गुरु जैसे ही है। इन्होंने हमको खेती सिखाया, हमको ग्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। उनका 14 साल का अनुभव है नर्सरी का। तो हमको किस पौधे को किस तरह से तैयार करना है, नर्सरी कैसे तैयार की जा सकती है, जड़ी बूटियाँ कौन सी होती है जंगलों की, ये सब बातों का ज्ञान एक राजू भाऊ ने हमको दिया है। ये ग्राउंड वर्क पे पूरा काम करते हैं, इनका भी अपना रायता और ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे लोगों के ज्ञान के कारण ही हम लोग कुछ काम कर पा रहे हैं। हमारी तो उतनी पात्रता ही नहीं है कि हम लोग कुछ सीख सके। क्योंकि आजकल लोग गाय का काम नहीं करना चाहते, खेती का काम करने के इच्छुक नहीं, और आप कोई भी काम करा लो उनसे, मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग करने को तैयार हैं लोग, जो ऐसे ख्वाब दिखा देते हैं। ग्राउंड वर्क पे कोई काम नहीं करना चाहता है। तो भाऊ जो है हमको कीचड़ में कैसे चलना है, देखिए शहर के जो लोग हैं ना वो जंगल में भी चलने का उसको ज्ञान नहीं होता है, वो कैसे भी चलेगा और गिर जाएगा। बिल्कुल। तो इन्होंने हमको चलने तक का सिखाया है कि कहाँ आपको पेड़ रखना है, जंगल में किस प्रकार चला जाता है, ये समय पे कौन सी जड़ी बूटी उगती है, ये पेड़ को कैसे कलम किया जा सकता है, बूटी कलम क्या है। तो ये सबका ज्ञान हमको राजू बाबू ने दिया। कोई किताबी ज्ञान नहीं होगा, इनके पुरखों ने इनको दिया होगा। पुरखों ने, और ये बचपन से ही ये सब कामों में लगे पड़े। तो ऐसे लोग जो है ना वो छुपे हुए हीरे जो दिखते नहीं है समाज में, लेकिन आपके पास हमारे पास ऐसे हीरे हैं जब भी हम काम कर पा रहे हैं। नहीं तो कोई एक अकेले व्यक्ति की कोई ताकत नहीं है कि इतना बड़ा काम खड़ा कर सके। तो ऐसी टीम है हमारे पास कि जो हमको ग्राउंड लेवल तक का ज्ञान दे करके मार्केटिंग तक के लिए हेल्प कर सके। तो ऐसी टीम होने के कारण ही वो सफल गोपालक बन सकते हैं, अन्यथा कोई एक आदमी अकेला काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ऐसी टीम होनी चाहिए। योगेश जी, इस लोकेशन के बारे में बता दीजिए, अगर जो लोग मुंबई के निवासी हैं, पुणे के हैं या आसपास के क्षेत्र में रहते हैं और वो इस क्षेत्र में आना चाहें, आपका ये पूरा फार्म हाउस देखना चाहें, एग्रो टूरिज्म का मॉडल जो है वहाँ पे फार्म स्टे करना चाहें, तो इसका एग्जैक्ट एक बार एड्रेस बता दीजिए। वैसे कि डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जी। यहाँ का एड्रेस क्या है, ये माथेरन हिल्स करके बहुत फेमस स्थान है जो नेरल स्टेशन से जस्ट ये 3 किलोमीटर की दूरी पे है। नेरल स्टेशन से ऑटो मिल जाता है पूरा फार्म तक आने के लिए, और मुंबई से अगर हम आएंगे तो लोकल ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं। तो 1.5 घंटे में हम लोग यहाँ पर नेरल स्टेशन पे आके यहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। और दूसरी बात, बाय रोड आएंगे तो कम से कम 2 से ढाई घंटा लग जाता है बाय रोड मुंबई से आने के लिए। कौन सा सही समय आने के लिए, किस मौसम में आए, किस महीने में? ये तो बहुत अच्छा समय है, बारिश का समय बहुत अच्छा है, ठंडी का समय बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो उनको यहाँ पर चारों तरफ हरियाली दिखेगी, गौमाता चरती हुई दिखेगी, और जो यहाँ पर प्राकृतिक तौर पे सब कुछ उग रहा है वो उनको देखने के लिए मिलेगा। और ये मौसम भी यहाँ पर ठंडा है, तो ये समय बहुत अच्छा है बारिश का, और ये अपना ठंडी का समय बहुत अच्छा है यहाँ पर आने के लिए। बिल्कुल। ये भैया क्या लेकर आए हैं हाथ में? ये लेकर आए मक्खन। अरे वाह। ये असली मक्खन जो है, घी का बॉक्स भी लेके आओ। ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो दूध निकलता है उसको हम लोहे की कढ़ाई में गोबर के उपले में गर्म करते हैं धीमी आंच पे। अच्छा। तो जो दूध के सारे मॉलिक्यूल्स है वो अच्छे से उसमें आ जाते हैं। फिर उसका हम दही जमाते हैं, और हमारे पास वैदिक बिलोड़ा मशीन है जिसका आरपीएम हमने हाथ की स्पीड से सेट किया हुआ है, और उससे हम लोग ये मक्खन निकालते हैं। ये मक्खन निकालने के बाद फिर इसको धीमी आंच पे हम बनाते हैं, तो ऐसा घी तैयार होता है। और ये घी हम लोग 4,500 रुपये लीटर यहाँ पर बेंद्रे फार्म से बेच रहे हैं। अरे वाह, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारे जो सर है वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में इसका उपयोग करते हैं। उनके वो फॉरेन में इनके क्लाइंट है, वहाँ तक ये घी पहुँचा रहे हैं। भारतीय संस्कृति क्या है वो विदेशों तक वो बातें पहुँचा रहे हैं। तो ऐसा काम करके वो घी का महत्व, हमारा जो आम है यहाँ पर, जो फ्रूट्स उगते हैं वो तक वो वहाँ पर बाहर पहुँचा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमने घी का पूरा बॉक्स लेके आना,
जी ये बॉक्स भी लेके आओ। जी, तो घी का इस प्रकार से हम लोग पैकिंग करते हैं बहुत सुंदर पैकिंग करी है और हमने घी का बॉक्स बनाया है, उसमें हमने 17 पैरामीटर का टेस्टिंग किया हुआ है कि घी में क्या क्या है, सैचुरेटेड फैट कितना है, विटामिन ए, विटामिन B12, ओमेगा 369 कितना आया है उसमें। तो बिलोना मेथड से बनाए हुए घी में ही वो सारे गुण आते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या हुआ, गौमाता चरने गई, वो चर करके तरह तरह की जड़ी बूटियाँ खाई, वो आने के बाद में उनका दूध निकाला, तो बच्चों को उनका अधिकार दे करके जो दूध निकाला गया, फिर उसको हम लोग ने लोहे की कढ़ाई में गर्म किया, उसका दही जमाया, दही जमा करके मक्खन निकाला, फिर ये घी बनाया और इसको पैक करके फिर हम लोगों तक शहरों में पहुंचा रहे हैं। तो लोग ले भी रहे और यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं वो लाइव देखते हैं, वो बोलते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता लाइव नहीं है। मिल्किंग और लाइव घी का हाँ, प्रोसेसिंग पूरा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो सामने देखे बनता हुआ, तो उनको पता है कि 30 लीटर दूध में 1 किलो घी बन रहा है। तो मार्केट में जो 500 में खा रहे हैं उनको पता है कि हम वो क्या तो खा रहे हैं। बिल्कुल जहर है, हम लोग भी उसके लिए मना करते हैं कि वो नहीं देना चाहिए। और ये है, ये घी का पूरा पैकिंग है। तो हमने हमारे ऋषि मुनियों ने घी के लिए क्या कहा है, चाणक्य ने घी के विषय में क्या कहा है, चावक ऋषि ने घी के विषय में क्या कहा है, वो भी हमने इसमें मेंशन किया है ताकि लोगों को पता चले कि हमारे ऋषि मुनि भी घी की अवस्था में क्या कहते थे। बिल्कुल। और ये एज इट इज़ लैब रिपोर्ट हमने इसमें छापा हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर। लेकिन आप ये देखिए कि जो बाजार में मिलावटी लोग घी दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और जो अशुद्ध बेच रहा है उसको बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जी जी, ऐसा ही हम लोग यहाँ पर पनीर भी बनाते हैं। यहाँ जो गेस्ट आते हैं उनको हम ये पेड़ा भी बना के खिलाते हैं। तो गो आधारित मतलब जो बाय प्रोडक्ट है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि पेड़ा बनाना, कलाकंद बनाना, पनीर बनाना, मक्खन निकालना, घी बनाना, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बाय प्रोडक्ट भी बना रहे हैं बहुत सुंदर। ताकि और जो इन्हीं दूध बचे, सबसे जो किसान है ना, हाँ, वो आगे बढ़ेगा। जी, जी। प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है। प्रोसेसिंग बहुत जरूरी चाहे है, उसको agriculture बेचने में भी हो, आना चाहे dairy चाहिए। farming में हो। हाँ, उसको बेचने भी आना चाहिए किसान को, जब ही वो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पे जाएगा। अभी मगर किसान की एक व्यवस्था क्या है कि वो काम में ही इतना उलझा हुआ है कि वो मार्केट में क्या चल रहा है और इनोवेशन क्या लोग हुआ कम है। हो गए ना उसके हाँ, पास में। पहले हाँ। बड़ी फैमिलीज होती थी, सब लोग खेती पे जी ध्यान जी देते जी। थे। तो ये एक वीक पॉइंट है किसान का, जिसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। एक ऐसी टीम जब तक नहीं बनेगी ना, जब तक हम सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं बना पाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ चैनल पे आए। जी।